ये मेरे को ये क्वेश्चन किसने सॉल्व किया है? ये मैंने किया था ना। मैडम किया है जी मैम। किया क्योंकि उनको तो याद नहीं है। ताना ने किया है ये। हाँ दिया कल एब्सेंट। बेबी ने नहीं मैम। नहीं किया। काहे नहीं किया? दीपांश आप बताइए, ये कल होमवर्क दिया था मैंने, किया है क्या? मैम ये दूसरी क्लास है। क्या कह रहे हो? ये सेकंड क्लास ही है अभी। आप नहीं आए थे कल क्लास में? नो मैम। ये तो लग रहा आए थे, मतलब अटेंड करके और फिर भाग गए। अच्छा ऐसा है क्या? चलिए तो मेरे को एक बात बताइए, ये याद है आपको कल जो हमने किया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये ट्रू फॉल्स पूछा था मैंने कल। ये मैम वैसे फॉल्स इसका होता है। आंसर क्या निकला? फॉल्स है मैम। फॉल्स मैम। फॉल्स होता है? अच्छा अपने आप ही फॉल्स हो गई, ठीक है ये फॉल्स होता है। इसका कोई काउंटर भी दिया था किसी ने? आई थिंक संजना ने दिया था। संजना आज आई नहीं है अभी तक। मैम इसको वैसे भी देख सकते तो हैं कि किसी अगर ने ए प्लस बी मैट्रिक्स, आप मैम अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स अगर जीरो मैट्रिक्स बन रही है तब भी ये होगा, मतलब क्या होगा तब भी? मैम अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स जीरो बन जाएगी तो तब LHS और RHS इक्वल नहीं आएंगे। और कोई केस नहीं हो सकता क्या? मतलब मैम हो सकता है, मैंने एक दूसरा एग्जांपल दिया था, मतलब जीरो मैट्रिक्स बननी चाहिए दोनों का सम करने से। मतलब ये एक केस हो सकता है इसका, ये है तो ये फॉल्स ही, ठीक है। और यहाँ से भी अगर हम देख रहे हैं जिसमें ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बी भी मैंने सेम ही मैट्रिक्स ले ली, तो ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट हमारा क्या आ रहा है? 4। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ये क्वेश्चन कराया, कोई मुझे बताएगा मैंने क्या बोला था? आपने वही प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दिया था आपने इसको? दो मैट्रिक्स में इसको ब्रेक किया था। हाँ 2 मैट्रिक्स में मैंने इसको ब्रेक किया था। तो उस हिसाब से तभी मैम शायद गलत निकला है आंसर। हाँ गलत तो तभी निकला है, ठीक है। ये था हमारा 0 2 0 0 1 0 और 2 0 0 0 0 1। तो मैंने क्या क्या किया था? मैंने कर दिया था 1 वाले मैट्रिक्स को मैंने अलग रख दिया था, ऐसे करके 0 0 0 1 प्लस ये जो बैकवर्ड डायगोनल हमारी बन रही है 2 2 2 करके, इस मैट्रिक्स को मैंने अलग रख दिया था। और हम क्या कर रहे थे कि इसका डिटर्मिनेंट, मतलब ये पूरी ए मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? इसका डिटर्मिनेंट प्लस इसका डिटर्मिनेंट, मतलब जो चीज हमने गलत प्रूव की थी उसी का हम पहले यूज कर रहे थे। और कल हम सब सो भी रहे थे, फिर बाद में भी नोटिस नहीं किया हमने, है ना? तो ये चीज गलत थी। ये चीज ये कंसेप्ट आता है लेकिन वो किसी और चीज में आता है, वो जब हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज में तब ये कंसेप्ट मैं फिर से बताऊंगी, ये क्वेश्चन हम फिर से डिस्कस करेंगे और तब हम ऐसे इसको ब्रेक करके करेंगे क्वेश्चन को। अभी के लिए इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? आंसर क्या है जुबैर आपका? -27 में। मेरा भी -27 आया, मैंने अभी किया। ठीक है, तो अभी क्या है? जल्दी किसने अभी तो कर लिया, बाकी सब तो भी सो रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर -27 ही करेक्ट है।
तो इसको कैसे करेंगे? देखो, इसको करने के कई सारे मेथड हैं, जो जिन मेथड की आज हम कुछ बात भी करेंगे कि हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट को कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसका कोई भी एक मेथड यूज करके इसका निकाल लेते हैं, फिर बाकी सभी मेथड को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो, मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, अब हमने कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं, तो उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का हम यूज करेंगे इसमें, और फिर हम इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करेंगे। और कैसे करते हैं हम, कोई इसको बोलते हैं कि एक्लेन फॉर्म में चेंज कर लो तो वहां से हो जाएगा, तो हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं, इसमें ऑपरेशंस लगा के इसको सोल्व करने वाले हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं, हम कोई भी वन पकड़ लेते हैं, मतलब किसी भी पोजीशन पे, अगर हमें फर्स्ट पे मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात होती है, हम उसी को पकड़ लेते हैं। फिर क्या करते हैं, उसके नीचे और उसके ऊपर सभी जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर तो कोई एलिमेंट है नहीं, इसके नीचे ये दो हमें दिख रहा है, तो इसको जीरो कैसे बना सकते हैं हम? R6 में ऑपरेशन लगा के, क्या R6 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, अगर मैं इसका तो मेरे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी? ये देखो एक बार, मैं ऊपर ही इसमें लिख दूं क्या, वो ज्यादा ठीक रहेगा। देखो, अब ये जो 2 - 2 ये तो हो जाएगा मेरा 0, ठीक है। अब बाकी 0 0 ये सब तो 0 है, यहाँ पे बात आती है अब 1 - 2 क्या हो जाएगा? -3, ठीक है। तो अब हमें दिख गया कि हम अगर फर्स्ट कॉलम के अबाउट तो हमारी क्या कह रहे हो जुबैर? कुछ नहीं मैम। ठीक है ना, माइनस ना, यहाँ पे 1 - 4 हो जाएगा -3। जी मैम। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब अगर हमें इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो हम क्या कहेंगे कि C1 के अबाउट इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड अलोंग C1। तो अगर हम C1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बाहर हमारा 1 है और हमें एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगी, कितने की? 5 × 5 की, क्योंकि हमारा एक रो और एक कॉलम तो हट चुका होगा, और ये वाली सब मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकाल दें तो हमारा काम हो सकता है। अब फिर से हमें इसमें क्या दिख रहा है, ये 2 है, ये 1 है, मतलब ये भी 5 × 5 की है, इतना आसान तो नहीं है इसका डिटरमिनेंट निकालना। तो हम इसको भी कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार, कि अगर मैं इसको 0 बना लूं तो मैं इसको इसके अबाउट एक्सपेंड कर पाऊंगी। तो मैं क्या कर सकती हूँ यहाँ पे, अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो कभी भी पूछ सकता है मुझसे। अगर मैं R5 में अब ऑपरेशन लगा दूं, क्या R5 - R2, R5 - ट्वाइस ऑफ R2, क्योंकि ये 2 चाहिए ना हमें। तो अब 2 - 2 ये वाला 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, और ये क्या बन जाएगा? 1 - 2, दिस इज -3, एंड ऑल दीज आर जीरोस। तो अब फिर से मुझे अब इस सब मैट्रिक्स का मुझे डिटरमिनेंट चाहिए था, मैंने क्या किया, इसका भी एक कॉलम 0 बना लिया और फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो मैं फिर से क्या करूंगी, एक्सपेंड अलोंग दिस कॉलम। तो मुझे फिर से एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये वाली नहीं मिलेगी, मुझे फिर से क्या मिलेगी, एक सब मैट्रिक्स मिलेगी, ये वाली, जिसका डिटरमिनेंट मुझे निकालना होगा। अब इसमें ये क्या होगी? 4 × 4 की मैट्रिक्स, इसमें हम फिर से लगा सकते हैं क्या, ये कौन सी रो थी हमारी? 1 2 3 4th में, R4 में क्या लगा सकते हैं? R4 अगर हम सीधे में अगर हम R3 लास्ट टर्म से एक्सपेंड करें, लास्ट टर्म से एक्सपेंड करें, हाँ लास्ट से अगर हम क्योंकि एक्सपेंड -3 है। करेंगे, हाँ तो ये वाला, हाँ तब भी ठीक है, इससे एक्सपेंड कर लो, फिर ये हमें 3 × 3 की मैट्रिक्स हमें मिलेगी एक। फिर इसमें हम फिर से, मतलब अलग अलग मेथड्स हैं इसको करने के, तो एक्लेन फॉर्म भी इसका एक मेथड है जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर से ट्राई करना जिसने नहीं किया है, ऑपरेशन लगा के, और उससे फिर इसका आंसर आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या मुझे यहाँ पे सोल्व करके दिखाने की जरूरत है अभी? बोलो, अगर जरूरत है तो हम यहाँ अलग से इसको सोल्व कर लेंगे, अगर किसी को भी डाउट आ रहा है तो।
चुप्पी को मैं क्या समझू, हाँ या ना? जुबैर का तो हो गया है, उसने तो आंसर निकाल दिया। बाकी सब बताइए मुझे, खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आप सबके डाउट्स आते हैं मुझे कि हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालें। तो आज पहले हम उसी के एक दो मेथड्स देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझना सही रहेगा हमें। तो सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, एक मैट्रिक्स लेती हूँ। ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली, 5 2 -1 1 4 3 -7 -2 2 1 -3 -1 1 -2 9 4। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, कुछ खास बात भी नहीं हमें दिख रही कि हम इसको कुछ बना ले, है ना। और ये इतना इजी भी सॉल्व करना नहीं है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी टफ ही लग रही है देखने में। तो मैट्रिक्स ऐसी दिख जाए जब तो मन ही नहीं करता इसको सॉल्व करने का। ये क्या है, 4x4 की मैट्रिक्स है हमारे पास। तो अगर हम मतलब डिटर्मिनेंट के वही कोई एक्सपेंड भी करके कर सकता है, कोई ऑपरेशन लगा के भी कर सकता है। तो हम क्या, अब जो मैं अभी मेथड बताने वाली हूँ, मेथड फर्स्ट है ये, जो हम यूज कर सकते हैं हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम कोई भी वन ढूंढ लेंगे हमारी मैट्रिक्स में, कहीं पे भी है तो। अगर नहीं भी है तो अगर हम कहीं से वन मतलब बना सकते हैं डिवाइड करके कुछ करके, तो हम वो करना पसंद करेंगे। तो मान लीजिए मैंने अगर फर्स्ट रो में मिल जाता है या फर्स्ट कॉलम में मिल जाता है तो और अच्छी बात है। मतलब हम ये वाला भी चूज कर सकते थे जो हमारा फोर्थ कॉलम में है, ये वाला भी चूज कर सकते थे और ये वाला भी। तो सबसे इजी मुझे यही लग रहा है, तो अभी के लिए मैं यही चूज कर लेती हूँ। फिर वही मेथड जो मैं बता रही थी कि इसके ऊपर और नीचे हर जगह क्या बनाना है, हमें 0 बनाना है। तो बनाने के लिए मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करने पड़ेंगे। तो मैं क्या कर सकती हूँ, R1 में क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R4। R2 में क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R4। और R3 में क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R4। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं ये सब 0 बना सकती हूँ। अब लगाइए अपनी अपनी नोटबुक्स में ये ऑपरेशन और मुझे मैट्रिक्स बताइए क्या मिलेगी इसके बाद हमें। मैम अगर हम फर्स्ट रो और लास्ट रो इंटरचेंज करेंगे तो हमें माइनस साइन फिर लेना है। हाँ। हर एक इंटरचेंज पे। जी बिल्कुल, हर इंटरचेंज से एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी इंटरचेंज नहीं कर रही हूँ, आप इंटरचेंज करके भी इसको सॉल्व कर सकते। तो फर्स्ट रो कॉलम मेरा क्या आ जाएगा, 0 0 0 1। सेकंड में अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R4, तो 4 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 14। सोल्व भी कर रहे हो कोई? तान्या बच्चे बताएगी मुझे इसका आंसर। ये मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा के सोल्व करके आंसर बताइए मुझे। तान्या हो ना आप क्लास में? लास्ट रो, हाँ तो बताइए आप आंसर। लास्ट रो मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट रो आ गई सोल्व करके तान्या? ऐसे तो मजा नहीं आएगा क्लास में जैसे आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं हुई है सोल्व? आ गई। चलिए फिर मेरे, हाँ बताओ क्या आया। 0 14 7 और -19।
-19। R2 हादिया बताएंगे मुझे R2 क्या आया है। चलिए R3 मैं थोड़ा इजी कर देती हूँ लिखना। R2 हादिया बताएंगी। हादिया सुन रहे हो आप मुझे? 073 - 10। चलिए जुबैर नहीं बता दिया। 073 - 10। 3 तो अब - हमें 10। क्या मिल चुका है? हाँ जी वही लिखा है मैंने 3 - 10। क्या मिल गया अब हमें? एक कॉलम हमें ऐसा मिल गया है जिसमें एक एंट्री नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो है। तो हम क्या करेंगे, इसी कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर देंगे। तो मुझे अगर ए का डिटर्मिनेंट लिखना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, -1⁴ क्योंकि इसकी पोजीशन A41 है। और ये हमें 3 × 3 का डिटर्मिनेंट यहाँ से सोल्व करना होगा। वो हम इजीली एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं और ऑपरेशन लगा के भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड ही करना चाहूँ अभी, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, -1/5 मतलब कि -1 इंटू, अब मैं R1 के अबाउट एक्सपेंड कर देती हूँ इसको, तो मुझे मिल जाएगा 14 इंटू 29 3 × 87 -80 -7 इंटू 203 -170 प्लस -19 इंटू -56 प्लस 51। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस ये 7 14 7 जा -98 नहीं प्लस का ही आएगा ये 98 और ये आ जाएगा -221 प्लस 95। तो मुझे क्या मिला फाइनली आंसर, इसको सॉल्व करके 38 मिल गया। तो 38 क्या आ गया इसका डिटर्मिनेंट। ठीक है, एक ही मेथड है हायर ऑर्डर को सॉल्व करने का। और मेथड क्या है कि हम अगर जीरो ज्यादा है तो उसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से लगा के किसी अपर या लोअर ट्रायंगुलर में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे ये ऊपर वाली ही थी जो हमारी 1 1 1 वाली, इसको हम क्या कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ लगा के अपर ट्रायंगुलर में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हम देख रहे थे ना अभी मैट्रिक्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे हम, ये वाला, कि अलग अलग एक्सपेंड ना करके हम क्या करें, सभी एलिमेंट्री ऑपरेशन को एक साथ ही लगा दें। हाँ जी बोलिए मैम वो 231 नहीं होगा सेकेंड टाइम? 231 होगा क्या? 231 होगा, 33 × कैलकुलेशन 7। अपनी चेक कर लेना। हाँ 33 × 7, हाँ 231 हो जाएगा ये। तो जो भी है मतलब मेथड सीखना भी जरूरी है कि ऐसे हम हायर ऑर्डर का एक ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, और दूसरा मैं क्या कह रही थी, अभी जो ये हमारा क्वेश्चन था, चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं एक बार, जो हम करना चाह रहे थे। अभी मैं 4 × 4 की ले लेती हूँ, वही मैट्रिक्स वैसी 1 0 0 0 0 0 नहीं 0 2 0 1 2 0 0 2 1 0 और 2 0 0 1। तो ऐसे मैट्रिक्स भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूं, इसको अपर ट्रायंगुलर में चेंज कर सकती हूँ। अभी इस टाइम कौन आया, संजना, संजना जी इतनी लेट काहे आए हो आप? हम कुछ काम था। माइक ऑफ कीजिए। चलिए हम डिटर्मिनेंट, हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट सोल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स देख रहे हैं, कौन सी हम यूज कर सकते हैं। अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अपर या लोअर ट्रायंगुलर में जैसे भी ये कन्वर्ट होगी वैसे करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, मतलब अगर मुझे ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करनी है तो मेरे को ये दोनों एलिमेंट जीरो चाहिए, तभी ये अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो सकती है।
तो मैं क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ R4 में, R4 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, और R3 में क्या ऑपरेशन लगा सकती हूँ, R3 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। ये दोनों एलिमेंट 0 बनाने के लिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 0, ये 0 एज इट इज, ये 0, और ये आ जाएगा -3। सिमिलरली जब मैं इसमें लगाऊंगी तो ये 0, ये -3 और ये -2। ठीक है, हाँ जी। तो अब ये क्या बन गई मेरे पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, है ना। देखो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई ना मेरी, ऐसे। और अब हमें पता है अपर ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, -3 इंटू -1 इंटू 1, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वो 2 क्रॉस, वो हमारी 6 क्रॉस 6 की थी, तो इसीलिए उसमें एक 3 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसका आंसर हमें -27 मिल जाएगा। क्लियर, हम ऐसे भी एक मेथड ये होता है। अब जो लेटेस्ट मेथड मैं करवाने वाली हूँ, थोड़ा नया जो आपको लगने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखना, जो कल भी बात मैम वो -2 नहीं होगा, 0 होगा। बारे में 0 ही होगा। हाँ जो भी है भाई, ठीक है, कैलकुलेशन बताते रहा करो, अटेंटिव रहा करो। ठीक है, तो कल भी बात हो रही थी, कोई कर रहा था ब्लॉक मैट्रिक्स टेक्निक की। ब्लॉक मैट्रिक्स से भी हम क्या कर सकते हैं, हायर ऑर्डर जो मैट्रिक्स होती हैं उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है, कब हम किसी मैट्रिक्स को ब्लॉक मैट्रिक्स कहते हैं। तो ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होती है कि मान लो मुझे कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे यही लगा लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कोई मैट्रिक्स है, मुझे 3 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है। तो अब मैं क्या करूं, A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ लाइन ड्रॉ करके इस मैट्रिक्स का कुछ पार्टीशन कर सकती हूँ मैं। जैसे मैंने एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो ये क्या बना दिया मैंने, इस मैट्रिक्स का पार्टीशन कर दिया मैंने। और पार्टीशन मैंने कैसे किया है, दैट एक किस टाइप की होगी है, यहाँ पे ये पूरी क्या है, एक अगर मैं इस पूरी को देखूँ, ये तो ये एक अलग से मुझे मैट्रिक्स दिखाई दे रही है, मैट्रिक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे A' लिख दूं। ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, इसको B लिख दूं। नीचे भी कुछ मैट्रिक्स जैसा है, इसको C लिख दूं और इसको D लिख दूं। तो जो ये हमारी मैट्रिक्स बनी है, ये क्या है, ब्लॉक मैट्रिक्स, वेयर A' इज इटसेल्फ अ मैट्रिक्स। मतलब ब्लॉक मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स होती हैं, हम क्या करते हैं, अपनी मैट्रिक्स के पार्टीशन करके उसको मैट्रिक्स की के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर मैं बी को लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। हम कुछ भी पार्टीशन ले सकते हैं क्या? ये नहीं, कुछ भी पार्टीशन ले सकते हैं ब्लॉक मैट्रिक्स के लिए, अभी के लिए, बाकी आगे चल के हम बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये 2 क्रॉस 2 की है, नो, इसका ऑर्डर वही रहेगा जो हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर था, क्योंकि इसमें रोज कॉलम तो है ना, क्योंकि ए और बी इटसेल्फ मैट्रिसेस है, तो इसका ऑर्डर सेम रहेगा 3 क्रॉस 5, बट क्या हो जाएगा, जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इटसेल्फ मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सी अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या आ जाएगी, 11 12 13 एंड डी इज 14 15। तो क्या मिला मुझे, ये मेरे को ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स और ये 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो हम किसी भी, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ऐसे तो हम किसी भी मैट्रिक्स के पार्टीशन कर सकते हैं, तो इसमें ऐसी खास बात क्या है, खास बात इसमें नहीं है, खास बात जो अभी आगे आने वाली चीजें हैं उनमें है। तो अब हम, ये तो थी क्या हमारी ब्लॉक मैट्रिक्स।
अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कुछ खास बात लग रही है। ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, देखो अभी मैंने क्या किया था, कहीं भी लाइन लगा दी थी अपनी मर्जी से, मतलब मैंने जो वर्टिकल लाइन लगाई थी वो मैंने क्या किया, 3 कॉलम्स के बाद लगाई, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो मैंने 2 रोज के बाद लगा दी। लेकिन अगर हमें स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स बनानी है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज तो जो हम मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई भी मैट्रिक्स जिसकी हम ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, वो इटसेल्फ अ स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो खुद स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम उसके स्क्वायर ब्लॉक बना सकते हैं। तो चलो ले लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं इस बार हम, फिर देखते हैं उसको ब्लॉक स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 14 15 एंड 16। ये क्या ले ली मैंने, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स। तो मैंने ये स्क्वायर ले ली पहले, क्योंकि हमें ब्लॉक स्क्वायर करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो पार्टीशन करेंगे ना वो सिमेट्रिक करेंगे। मतलब अगर मैं वर्टिकल लाइन 2 कॉलम्स के बाद लगा रही हूँ तो मुझे फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी 2 कॉलम के बाद ही मैं लगाऊंगी। ठीक है, अगर मैं सेकंड लाइन 3 कॉलम्स के बाद लगा रही हूँ तो रो में भी जो सेकंड लाइन हॉरिजॉन्टल लगेगी वो भी 3 रोज के बाद ही लगेगी। सिमेट्रिक देख रहे हो कि अगर मैं वर्टिकल लाइन से पहले जितने कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले भी उतनी ही रोज होनी चाहिए। ठीक है, तो तब उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है ये चीज? जी मैम। जैसे देखो ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं जब नहीं बोल सकते, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो अगर हम लाइन हमारी सिमेट्रिक में लगाएंगे, सिमेट्री में लगाएंगे, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर ये चीज? तो अभी मैं अगर इसके पार्टीशन मैंने ये किए हैं, अगर मैं इसको कुछ पी मैट्रिक्स नाम देती हूँ तो पी हमारी किस टाइप से हो जाएगी, दिस इज, अगर मैं इसको A11 बोल देती हूँ, सेकेंड ब्लॉक को A12, और मैंने कितने ब्लॉक्स बना दिए इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बॉक्स होगा जो वो एक ब्लॉक होगा। तो मैंने इसके 9 ब्लॉक बना दिए हैं, और ये है हमारा A13। A11 भी ब्लॉक है, ये फर्स्ट वाला, A12 सेकंड वाला ब्लॉक है, और A13 हमारा थर्ड वाला ब्लॉक है। और सेकंड में क्या लिख सकती हूँ मैं, A21 A22 A23, वेयर दीज आर ब्लॉक्स। ये A21 ये हमारा 9 10 है, और A22 हमारी मैट्रिक्स है सिर्फ। अगर मैं A22 को लिखना चाहूँ तो ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। सिमिलरली A23 भी है, और फिर है A31 A32 और A33। तो क्या दिखा हमें यहाँ से, अगर हम ब्लॉक मैट्रिक्स ऐसा कुछ ले रहे हैं तो उसकी जो ब्लॉक मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारी स्क्वायर टाइप ही बनेगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, इसको भी हम 3 क्रॉस 3 नहीं बोलेंगे, इसको 4 क्रॉस 4 ही बोलेंगे, तो क्योंकि हमारी ये सभी मैट्रिसेस हैं। क्लियर ये चीज? तो जो ये A11 A12 A13 मैंने ये सब लिखे हैं, ये क्या है, हमारे ब्लॉक्स ऑफ मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स के ये सभी क्या है, हमारे ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा, क्या लग रहा है नाम से, नाम से हमें पता चल रहा है कि अपर ट्रायंगल है ये। ब्लॉक्स क्या होंगे, अपर ट्रायंगुलर, मतलब कि हमारी जो स्क्वायर ब्लॉक मैट्रिक्स, नीचे नल मैट्रिक्स बनेगी। हाँ जी, तो हम देखो जो हमारे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स थी उसमें क्या बोलते थे, डायगोनल के नीचे वाले अगर 0 हैं, ऊपर वाले कुछ भी हो सकते हैं और डायगोनल वाले भी कुछ भी हो सकते हैं, तो वो हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती थी।
ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि अगर जो हमारे डायगोनल ब्लॉक्स बनते हैं, डायगोनल ब्लॉक्स ना कि डायगोनल एलिमेंट्स, अगर डायगोनल ब्लॉक्स के नीचे सभी ब्लॉक्स जीरो हैं, जीरो मैट्रिसेस हैं, कहना ये सही रहेगा, अगर डायगोनल ब्लॉक्स के नीचे सभी मैट्रिसेस जीरो मैट्रिसेस हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारी क्या है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ये बना सकती हूँ, जैसे मैंने लिखा 1 0 0 0 0 -2 3 0 0 0 0 4 2 0 0 1 8 7 4 0 and 3 6 0 5 3। अब देखो ये तो हमें अपर ट्रायंगुलर भी लग रही है मैट्रिक्स, है ना, ये तो क्या भी लग रही है हमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी लग रही है, लेकिन ये क्या है हमारी अपर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब इसके करते हैं पार्टीशन, कैसे करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट लाइन मैंने लगाई वर्टिकल फर्स्ट कॉलम के बाद, तो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन मेरी कहाँ लगेगी, फर्स्ट रो के बाद। अब मैंने सेकंड वर्टिकल लगा दी सेकंड कॉलम के बाद, तो सेकंड हॉरिजॉन्टल भी मेरी गलत लगा दी मैंने, सेकंड रो के बाद लगेगी, मैंने थर्ड रो के बाद लगा दी, सेकंड रो के बाद, ठीक है। और अगर मैं अपनी थर्ड वर्टिकल लाइन फोर्थ कॉलम के बाद लगा रही हूँ तो ये थर्ड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो भी क्या होगी, मेरी फोर्थ कॉलम के बाद लगेगी, ठीक है। अब ये देखो मेरे ब्लॉक्स, जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं वो कौन कौन है, ये है, ये मेरा डायगोनल ब्लॉक है, ये भी मेरा डायगोनल ब्लॉक है, ठीक है, और ये भी क्या है, डायगोनल ब्लॉक। अब हमें दिख रहा है कि इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, जितनी भी मैट्रिसेस है वो सब क्या है, जीरो, तो ये क्या है, अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 0 ना रख के 5 रख देती हूँ, ठीक है, और बस यही चेंज करते हैं अभी। तो अब अगर मैं ये लाइनें हटा दूं, ये मैंने पार्टीशन हटा दी एक बार, अब क्या ये मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मैंने क्या किया है, अब ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल जो डायगोनल है हमारा उसके नीचे भी कोई नॉन जीरो एलिमेंट बच रहा है। लेकिन मैं अगर इसके फिर से वैसे ही पार्टीशन बना दूं जैसे पहले बने हुए थे, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि अगर अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या नहीं हो सकती, वो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपर ट्रायंगुलर भी हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्लॉक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है, ठीक है, अगर हमारी कोई मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर है तो वो पक्का क्या होगी, हमारी ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर, उसके ब्लॉक भी तो ऐसे ही बनेंगे फिर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बताइए यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है तो। हाँ जी, किसी की तो आवाज आई थी मुझे। चलिए अब जैसे ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर पढ़ी है वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर। हेलो हेलो मैम, हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ मैम, वो मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो एक बार वो ब्लॉक मैट्रिक्स का रूल बता दीजिए। हेलो, अच्छा, वहीं तक हो गया था आपका। हाँ जी सुन गया है, बताती हूँ। आपको लग रहा है आवाज अभी भी सही नहीं आ रही, बाकी सबको सही आ रही है मेरी आवाज।
बता दीजिए अगर कोई इशू है तो मुझे। क्या बात है, किसी को भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? मैं लेफ्ट तो नहीं हो गई हूँ? आ रही है मैम। आ रही है ना, तो थोड़ा जल्दी बता दीजिए करिए। देखिए हमने क्या किया है अभी तक। सबसे पहले हमने ब्लॉक मैट्रिक्स देखी क्या होती है। ब्लॉक मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की हेल्प से उसके पार्टीशन कर सकते हैं। तो जो पार्टीशन आते हैं हमारे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स या फिर सेल्स भी बोल सकते हैं इनको। वही हमारी ओरिजिनल जो मैट्रिक्स होती है उसके ब्लॉक्स होते हैं। तो ये तो था हमारा ब्लॉक मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अब हमने उसके बाद पढ़ा ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स का कंसेप्ट। तो जैसे ब्लॉक मैट्रिसेस में हम कहीं पे भी अपनी मर्जी से लाइन लगा देते थे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ब्लॉक स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद जो हम लाइंस लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो कैसी होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। मतलब अगर मैं वर्टिकल लाइन 2 कॉलम्स के बाद लगा रही हूँ पार्टीशन करते हुए, अगर मैंने वर्टिकल लाइन को 2 कॉलम्स के बाद लगाया तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी 2 कॉलम्स के बाद लगाऊंगी। और ये नहीं है कि आप वर्टिकल लाइन लगा दो सिर्फ, हॉरिजॉन्टल लगाओ ही ना, नहीं, इक्वल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन होनी चाहिए। और साथ में क्या होनी चाहिए, वो सिमेट्रिक भी होनी चाहिए। मतलब जितने कॉलम्स के बाद वर्टिकल लाइन लगेगी उतनी ही रोज के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी। आप लगा कितनी भी सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है, लेकिन इक्वल होनी चाहिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और क्या होनी चाहिए, सिमेट्रिक। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी, हादिया या बेबी में से किसी का हुआ था कनेक्शन लॉस। क्या क्लियर है अब यहाँ तक? फिर हमने क्या पढ़ा है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हम जैसे नाम ही हमें सजेस्ट कर रहा है कि अपर में जो ब्लॉक्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन जीरो, और जो लोअर में ब्लॉक होंगे, मतलब जो प्रिंसिपल ब्लॉक्स हैं हमारे, जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं हमारे, उनके नीचे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब क्या होंगे, जीरो मैट्रिसेस होंगे। अब यहाँ पे मैं डायगोनल एलिमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, डायगोनल ब्लॉक्स की बात कर रही हूँ। तो जो ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ये सब क्या है, हमारे डायगोनल ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इनके जो नीचे होगी मैट्रिक्स वो सब कैसी होनी चाहिए, जीरो मैट्रिसेस होनी चाहिए। तो हम क्या कह देंगे, हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी है, ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ आई कि जो मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगी वो पक्का अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर भी होगी, क्योंकि जब हम उसके पार्टीशन करेंगे तो प्रिंसिपल ब्लॉक के नीचे जो आएंगी मैट्रिसेस वो सारी जीरो मैट्रिसेस होंगी। बट अगर कोई मैट्रिक्स अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, जैसे कि यही मैट्रिक्स। अगर मैं इसमें अपर ट्रायंगुलर की बात करूं तो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, 1 3 2 4 3, लेकिन जो 5 है वो तो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे आ रहा है, तो इसीलिए दिस इज नॉट अ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बट ये कैसी है, अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर है, क्योंकि प्रिंसिपल ब्लॉक में ये पूरा काउंट होगा, ये पूरा ब्लॉक, और इसके नीचे हमारी सारी मैट्रिसेस हैं जो वो क्या है, जीरो है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चले आगे बढ़े। अब क्या आएंगी, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में क्या होगा, जैसे हमने अपर में पढ़ा वैसे ही लोअर में भी हो जाएगा, कि जो हमारे डायगोनल ब्लॉक्स होंगे उनके ऊपर जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे वो सभी क्या होने चाहिए, जीरो मैट्रिसेस होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये मैट्रिक्स लिखूं 1 -2 0 0 2 3 0 0, ये एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट मैं लिख देती हूँ 5 1 2 7 0 0 0 0 4 0। अब मुझे एक बार ये बताइए, क्या ये अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है?
नेक्स्ट एलिमेंट मैं जब तक लिख रही हूँ, दिस इज 8, दिस इज 6, 5, 4 एंड 3। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मेरी? क्या ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर भी हमें नॉन जीरो एलिमेंट। हाँ जी, तो इसीलिए ये अपर ट्रायंगुलर नहीं है। लेकिन देखना, ये पार्टीशन मैंने जो किया है, इसमें डायगोनल ब्लॉक्स क्या क्या आएंगे हमारे? सबसे पहले तो ये आएगा, ठीक है। फिर डायगोनल ब्लॉक मेरा ये आएगा, और एक डायगोनल ब्लॉक मेरा ये आएगा। तो अब हमें क्या दिख रहा है कि जो हमने डायगोनल ब्लॉक्स बनाए हैं उनके ऊपर जितने भी ब्लॉक्स हैं वो सब क्या है? जीरो मैट्रिसेस हैं। वो सब क्या है? जीरो मैट्रिसेस है। तो ये क्या हो गई हमारी ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये पार्टीशन में करना कैसे में? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ जी, हाँ भाई, एक बार इसको ऐसे करो कि पहले तो फर्स्ट रो के बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बाद। देखो एक बार इसको फिर से लिखते हैं और कुछ देखते हैं ये क्या बन सकता है। 0 0 2 0 5 0 0 7 4 4 0 0 0 0 3। अब देखो, अगर मैं लाइन लगाती हूँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के बाद, तो ये मिल गया मुझे, ठीक है। फिर मैं लाइन लगा देती हूँ थर्ड कॉलम और थर्ड रो के बाद, तो मुझे ये मिल गया। अब मैं लाइन लगा देती हूँ फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो के बाद, तो देखना हमें डायगोनल ब्लॉक्स क्या मिले। जरा डायगोनल ब्लॉक्स को हाईलाइट करते हैं अब हम यहाँ पे। तो एक मिला मुझे ये वाला, एक मुझे मिला ये वाला, एक ये मिल गया और एक ये मिल गया। अब बताना जरा, क्या ये मेरी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर है? ये डायगोनल ब्लॉक है मेरा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसा भी हमें सही लगे, जैसे हम हमारी रिक्वायरमेंट है, और फिर हम वहां से अपनी प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ज्यादा कुछ खास यूज नहीं है और इसका इतनी डीप में भी जाने की जरूरत नहीं लगती मुझे। बस इतना सा थोड़ा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि ब्लॉक्स को डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये तो हमारी जो मैट्रिक्स आई वो तो अपर ट्रायंगुलर क्या बोलते हैं, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर नहीं है, बट ये तो है, लेकिन मैट्रिक्स सेम है। तो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिवीजन ऑफ ब्लॉक्स पे, कि आप कैसे अपने ब्लॉक्स बनाते हो। तो वहां से हमें पता चल सकता है कि ये हम इसको बोल भी सकते हैं लोअर ब्लॉक। मतलब अगर हम पार्टीशन ये करते हैं, अब ये नहीं सोच सकते कि अगर आपने ये पार्टीशन कर दिया तो आप इसको कंसीडर करेंगे, नहीं। अगर आपने एक बार जो पार्टीशन कर दिया है, आप उसी को कंसीडर करके उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे? सभी प्रॉपर्टीज लगाओगे, ठीक है। जो आगे हम डिटर्मिनेंट में ही ज्यादा यूज होती है और कुछ आइगन वैल्यूज निकालने में भी इसका यूज होता है, बाकी ज्यादा यूज नहीं है इस मैट्रिक्स का। तो क्या है, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस मैट्रिक्स को लोअर और नॉट लोअर ट्रायंगुलर बना सकते हैं। अब समझ आया ब्लॉक्स कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्लियर है जुबैर? जी मैम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जैसा हमें सही लगता है हम वैसा ही डिवाइड करेंगे। तो अब मुझे कुछ और भी बताना था इसमें, क्या बताना था मैं भूल गई हूँ अभी तो। हाँ चलिए अभी आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, यहाँ से भी हम वो चीज तो डिराइव कर ही सकते हैं कि जो हमारी मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर होगी
वो हमारी कैसी होगी, ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर होगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे या तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। और जो हमारी ब्लॉक लोअर ट्रायंगुलर है तो वो इम्प्लाई नहीं करती कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी होगी, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। अब एक बार हम पढ़ लेते हैं डायगोनल ब्लॉक मैट्रिक्स, जो हमें थोड़ा ज्यादा यूज करनी है। क्या, ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, जो हमारे डायगोनल ब्लॉक्स होंगे सिर्फ वो नॉन जीरो होंगे, बाकी डायगोनल ब्लॉक्स के ऊपर जितने भी ब्लॉक्स बनेंगे वो सब भी जीरो होंगे, और डायगोनल ब्लॉक्स के नीचे जो भी ब्लॉक्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, हमारे जीरो ब्लॉक्स होंगे। अब देखो, जैसे मैं ये मैट्रिक्स देती हूँ आपको, 2 0 0 0 0, दिस इज 5 2 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 7। अभी जब तक मैं पानी पीती हूँ 1 मिनट का ब्रेक लेती हूँ। आप सभी इसके ब्लॉक बनाइए अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, आप कैसे बनाना चाहोगे। और ये देखो कि हर बार क्या ये ब्लॉक मैट्रिक्स बन रही है या कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसमें अलग अलग तरह से इसको डिवाइड करने में। चेक करिए सभी। मैम अगर हम सेकंड कॉलम से डिवाइड करें मैम, चलिए ये निकाल दिए। हाँ बताइए कैसे किया आपने। सेकंड कॉलम पे, सेकंड कॉलम से और सेकंड रो, देन लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम तो जी पूरी मैम। मैट्रिक्स की आ जाएगी। मैम लास्ट कॉलम मतलब से आपने एक सिर्फ लाइन डालें। सारी ब्लॉक बनाए, जी मैम। ये यहाँ पे और लास्ट रो, फोर्थ कॉलम के और बाद, लास्ट रो, जी मैम। लास्ट रो से पहले तो हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमें कैसी मिल गई, ये मुझे एक ब्लॉक मिल गया, डायगोनल, ये एक ब्लॉक मिल गया डायगोनल ब्लॉक, और ये मेरे को थर्ड डायगोनल ब्लॉक मिल गया। और जो इस डायगोनल ब्लॉक के ऊपर और नीचे जो भी मैट्रिसेस हैं वो क्या है, हमारे जीरो मैट्रिसेस हैं, दिख रहा है हमें।
तो ये कैसी मैट्रिक्स है हमारी? ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स। इसको BDM लिखा करेंगे। और किसी ने किसी और तरह से इसको डिवाइड किया? किसी ने ऐसे किया हो 3 रोज के बाद और 3 कॉलम्स के बाद कर दिया हो, सिर्फ 4 ही ब्लॉक बना दिए हो, ऐसा किया है किसी ने? 1 2 3 1 2 3 ऐसा भी कर सकता है कोई? कर सकता है ना? या फिर किसी ने 4, ये ऐसे कर देती हूँ मैं इसको। मैम ऐसे कैसे होगा मैम? फिर तो क्यों? हाँ मतलब ब्लॉक डायगोनल नहीं रहेगी, लेकिन पार्टीशन तो ऐसे कर सकते हैं ना हम। जी मैम, जी हम मैम। ऐसे भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो अब ये ब्लॉक डायगोनल नहीं है, बट ये ब्लॉक मैट्रिक्स तो है। और मैं अगर ये कर देती हूँ, ये मैं लाइन हटा देती हूँ, क्या हो रहा है आज ये? अगर मैं सिर्फ ये करती हूँ, 4th कॉलम के बाद लाइन ड्रॉ करती हूँ और 4th रो के बाद लाइन ड्रॉ करती हूँ, तब भी क्या रहेगी ये? ब्लॉक डायगोनल। तब भी हमें 2 ही ब्लॉक मिलेंगे डायगोनल पे, जो कि क्या होंगे हमारे? डायगोनल ब्लॉक्स होंगे। एक ये मिलेगा और ये एक ये मिलेगा, और ये जो दोनों ब्लॉक बचे हुए हैं ये क्या है हमारे? 0 है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, अगर हमें दिख रहा है कि हमें नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हम करना चाहते हो और हमारी जो है मैट्रिक्स वो ब्लॉक डायगोनल में कन्वर्ट ना हो। तो सबसे इजी होता है ऐसी मैट्रिक्स को सोल्व करना। अब देखिए ये कहाँ चले गए एलिमेंट्स? यहाँ पे क्या था? 4 2 3 5, ये 7 था और ये था 0 0 0। अब मैं अगर आप लोगों को इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने को बोल दूं, जो कि आप ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर चुके हो, तो आप क्या करोगे सीधा? अगर मैं इस मैट्रिक्स को A बोलती हूँ तो डिटरमिनेंट डायगोनल क्या हो मैट्रिक्स जाएगा? के डिटरमिनेंट निकालेंगे। मैम एडिशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ईच ब्लॉक। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ईच ब्लॉक। डिटरमिनेंट ऑफ D2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ D3। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ हमारे पास, मतलब अगर मैं कुछ मैट्रिक्स देती हूँ आपको, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 3 क्रॉस 3 की ले लेते हैं, 8 9 10, और अगर आपने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया और इसको बोल रहे हो आप A मैट्रिक्स, तो दिस डजंट इम्प्लाई दैट डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, अगर मैं इसको P Q R S बोल देती हूँ इन सभी ब्लॉक्स को, तो डिटरमिनेंट ऑफ P इंटू डिटरमिनेंट ऑफ S माइनस डिटरमिनेंट ऑफ Q इंटू डिटरमिनेंट ऑफ R। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, इससे गलत आंसर आएगा। तो जब भी अगर हमें डिटरमिनेंट निकालना हो, अगर मैम करेक्ट होता भी तो Q का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालें? Q का तो अगर मान लीजिए आपने इसको स्क्वायर में भी कर लिया, मान लो ये कुछ 0 5 टाइप का कुछ आ गया, यहाँ पे भी कुछ स्क्वायर में आ गया 4 3 टाइप का, तब भी नहीं बोल सकते इसको। मतलब अगर आपने चारों ब्लॉक स्क्वायर के भी बना दिए तब भी डिटरमिनेंट ऐसे नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ब्लॉक मैट्रिक्स का, अगर ब्लॉक मैट्रिक्स की हेल्प से अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या है वो? जैसे फर्स्ट तो ये कब लगाएंगे हम ब्लॉक मैट्रिक्स की टेक्निक? ये तब यूज करेंगे हम जब हमारी मैट्रिक्स में जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट से ज्यादा हो। मतलब अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज या जीरो एलिमेंट मैं अगर बोलूँ वो हमें काफी ज्यादा दिख रहे हैं और नॉन जीरो एलिमेंट कम दिख रहे हैं, तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सेकंड, कब ये इफेक्टिव ज्यादा है ये टेक्निक, कि अगर हम क्या कर सकते हैं, किसी ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स में अगर हम अपनी मैट्रिक्स को डिवाइड कर सकते हैं,
ट्रायंगुलर ब्लॉक या फिर डायगोनल ब्लॉक। अगर मैं ट्रायंगुलर बोल रही हूँ तो मतलब डायगोनल पे भी है। तो अगर हम मैट्रिक्स को ऐसे डिवाइड कर पाते हैं, डिवीजन कर सकते हैं ऐसे, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी मैट्रिक्स ऐसे डिवाइड हो सकती है, कितनी नंबर ऑफ लाइंस हमें लगानी पड़ेगी, कहाँ से पार्टीशन करना पड़ेगा, वो सब आपने सोचना है। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर से मेरा मतलब है या तो अपर ट्रायंगुलर या तो अपर ब्लॉक ट्रायंगुलर या फिर लोअर ब्लॉक ट्रायंगुलर, इन दोनों में से कोई एक, या फिर हम डायगोनल में कन्वर्ट कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। और थर्ड चीज क्या है, जब भी हम निकालना चाहते हैं डिटरमिनेंट, तो जो डायगोनल ब्लॉक्स हैं हमारे वो क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं ना। ठीक है, अब अगर ये सारी कंडीशंस हम सेटिस्फाई करवा पाते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, तो हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए डिटरमिनेंट ऑफ यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है हमारा, या बी, ये 0, ये सी, ये कुछ अपर ट्रायंगुलर बना दी मैंने, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सी मैट्रिक्स। अब कहोगे मैम अगर ए बी सी डी आ जाए तो आपने बताया ही नहीं। अगर ए बी सी डी कुछ ऐसा आ जाए जहाँ पे ए भी नॉन जीरो है और सी भी नॉन जीरो है, तो ये इतना टिपिकल हो जाता है ये वाला टास्क सोल्व करना, इससे अच्छा तो हम अपना एक्सपेंड करके ही सोल्व कर लें। तो इसीलिए हम ये वाला ब्लॉक मैट्रिक्स में इतना घुसते नहीं है डीप में। अब बस हमें अगर दूर से दिख रहा है, हम कर पा रहे हैं उसको ट्रायंगुलर या ब्लॉक मैट्रिक्स में, तो हम इसका यूज कर लेते हैं, अदरवाइज हम अपने दूसरे मेथड्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं लोअर में इसको कन्वर्ट कर दूं, 0 यहाँ पे कुछ भी है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इंटू डिटरमिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स। ध्यान रहे ए और डी क्या है, हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर नहीं हुई तो डिटरमिनेंट निकलेगा नहीं, तो ये डिवीजन हमें उसी अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। फिर अगर दोनों ही 0 हो जाए, 0 0 डी, तो हम क्या बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ डी मैट्रिक्स। यहाँ तक सबको क्लियर? यस मैम। यहाँ पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे कुछ A11 आया है, A22 ब्लॉक आया है, ANN ब्लॉक आया, मतलब n ब्लॉक बन गए हमारे डायगोनल पे। डायगोनल पे एनी नंबर ऑफ ब्लॉक बन सकते हैं हमारे स्क्वायर ब्लॉक, तो हम इजीली क्या करेंगे, उन सब का डिटरमिनेंट निकालेंगे और क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट जरा देना मुझे। तो हम क्या करेंगे, इन सब का डिटरमिनेंट निकाल के उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A33 अप टू डिटरमिनेंट ऑफ ANN। क्लियर यहाँ तक? चलिए, अगर देखिए अब मैं वही क्वेश्चन फिर से देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन आता है, मुझे मैट्रिक्स दी हुई है A, जो कि मैं फिर से बनाने वाली हूँ। क्या 5 2 -5 1 4 3 -7 -2 2 1 -3 -1 1 -2 4 4। ये वही मैट्रिक्स है जो हमने, जिसका डिटरमिनेंट अभी अभी सोल्व किया था। फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो हमें 0 दिख तो नहीं रही है, लेकिन क्या हम इसकी जीरोस बना सकते हैं। तो एक मेथड तो हमने पहले पढ़ लिया कि वैसे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा मेथड क्या है, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, इसको इंटरचेंज करके ऊपर 1 बना लेती हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा, जैसे जुबैर कर रहा था तब। R1 को किससे इंटरचेंज कर दिया, R4 से। तो मेरी ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, -1 बाहर आएगा क्योंकि मैं इंटरचेंज कर रही हूँ रो को, तो और मैट्रिक्स हो जाएगी मेरी R4 R1 बन जाएगी, और ये R1 क्या बन जाएगी, R4 बन जाएगी। और ये ऐसे 2 3 1 -2 -5 7 -3 और 4। अब वही मैं ऑपरेशन लगा के कुछ जीरोस बनाने की कोशिश करूंगी, तो इसको मैं 0 बना सकती हूँ, इसको भी बना सकती हूँ, इसको भी 0 बना सकती हूँ।
सकती हूँ। तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से, अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, क्या ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, जो पहले किए थे R2 में कर देंगे R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, R3 में कर देंगे R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, और R4 में क्या कर देंगे R4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। अब तो हमारी A इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1 4। मैम एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए मैम वो सेकेंड रो को थर्ड रो से इंटरचेंज करने से वो थर्ड वाला वन मतलब पोजीशन में नहीं आ जाएगा? नहीं, मैंने R1 को R4 से चेंज किया है। नहीं मैम, उसके बाद हम कर सकते हैं ना वो सेकेंड रो को थर्ड रो से एक्सचेंज, क्योंकि मैम वो थर्ड वन में 1 है, थर्ड पोजीशन में 1 है सेकेंड रो का, तो वो थर्ड में आ जाता तो मतलब 1 की पोजीशन में आ जाता। फिर हमें कॉलम्स को मतलब एक्सचेंज कैसे भी करना था। जैसा आपको सही, हाँ मतलब कुछ भी कर सकते हो ना अकॉर्डिंगली आपको जैसे। ठीक है, तो ठीक है मैम। ये इसको सॉल्व करने के बाद मैं लिख देती हूँ, क्या आ जाएगी 1 माइनस 17 14, दिस इज यहाँ पे आएगा मेरा आई थिंक 21। बताना जरा एक बार, माइनस का 21 आएगा क्या? यहाँ पे भी 7 आएगा शायद। R2 क्या कर रहे हैं हम, R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1 कर रहे हैं ना, तो R2 माइनस 2 R1, R2 ये है मेरी, नहीं गलत चली गई, ये R2 है माइनस 2 R1, तो 3 प्लस 4, हाँ ये 7 आ जाएगा। और नेक्स्ट में क्या आएगा मेरा, ये 1 है, तो 1 प्लस 1 ये 3 आ जाएगा ना, 1 प्लस 2 3 आएगा। एक बार इसको सॉल्व करना जरा, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रही हूँ, पता चल जाएगा। ये क्या आ जाएगा 3, और ये माइनस 7 तो नहीं आ रहा है, 3 नहीं -10 आएगा ना शायद, हाँ 7 ही आएगा। ठीक है, 0 7 3 -10 आ जाएगा। दिस इज -8, ये 29 आ जाएगा शायद, और ये 7, ये -19। अब मैं इसको ब्लॉक से करना चाहती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, एक बार जो सेकंड रो है ना उसको 7 से डिवाइड कर दे रही हूँ, तो 7 मेरा कॉमन आ जाएगा यहाँ बाहर, और जो ये है 7 का मेरा 1 हो जाएगा, ग्रीन से लिख देते हैं, तो 7 का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/7 एंड -10/7। अब अगर मैं फिर से ऑपरेशन लगा दूं R3 में, क्या R3 प्लस 17 टाइम्स ऑफ R2, और R4 में ऑपरेशन लगा दूं R4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R2, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, दिस इज -7 इंटू 1 0 0 0 -2 -1 4 1 3/7 -10/7, दिस इज, इसको सोल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -5/7, ये 1 आ जाएगा, और ये 33/7, और ये 1। ऑपरेशन लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि कैसे हुआ। अब देखो मैं इसके पार्टीशन कैसे कर सकती हूँ, मैंने इसके पार्टीशन कर दिए, 2 कॉलम्स के बाद लाइन लगा दी और 2 रो के बाद लाइन लगा दी। ठीक है, अब मुझे क्या दिखा, मेरे पास 4 ब्लॉक्स बन चुके हैं, 2 डायगोनल्स में आ गए हैं और 2 नॉन डायगोनल्स में आ गए हैं। ठीक है, ये डायगोनल वाले हो गए दोनों, और ये नॉन डायगोनल, और नॉन डायगोनल में जो एक ब्लॉक मिला है मुझे, वो क्या मिला है 0, दिस इज, ये 0 ब्लॉक है, तो मैं इसका डिटर्मिनेंट इजीली लिख सकती हूँ।
क्या लिख सकती हूँ अब मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -7 ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल ब्लॉक्स 0 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -5/7 33/7 1 1। तो हम इसका डिटर्मिनेंट ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन आप कर सकते हो इजीली इसकी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके आप दोगे। आज क्वेश्चन नहीं दिए मैंने, एक्चुअली ये टॉपिक मैंने अभी करवाना नहीं था, लेकिन फिर आप सब हायर डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज हो जाते थे, तो इसीलिए मेरे को लगा कि ऐसे भी करवा देना चाहिए। 2 0 2 और ये दी हुई है 2 2 0, ये मैट्रिक्स दी हुई है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ब्लॉक मैट्रिक्स की हेल्प से, विद ब्लॉक मैट्रिक्स टेक्निक। करिए इसको सोल्व सभी। आज तो मेरे को लग रहा है मैं खुद को ही पढ़ा रही हूँ बस। चलिए सोल्व करिए आप सब। मैम, हेलो मैम। हाँ मैम, वो पिछला वाला का मेन क्वेश्चन एक बार दिखा सकते हैं आप? ये अभी जो ये सोल्व किया था ये। हाँ मैम, वो -7 है थर्ड रो में। आपने +7 लिखा है। थर्ड रो में आपने ये वो वाला? सेकेंड लाइन, हाँ, थर्ड रो की सेकेंड एलिमेंट, लिखा हुआ है ये -7 सेकेंड है। लाइन, इसके पिछले वाला थर्ड रो की लाइन। सेकंड लाइन में ही तो आई है। नहीं मैम, वो इसके पिछले वाला लाइन में, हाँ, वहाँ -7 नहीं होगा? हाँ हो तो होगा, तभी मैंने कहा कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन की मैं गारंटी नहीं ले रही, ठीक होगी मेरी। ठीक है मैम। मेथड समझ आना चाहिए, मेथड आ गया ना समझ आपको? आप हाँ खुद से मैम, प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन का तो पता चल जाएगा। ठीक है मैम। ये सोल्व करिए अब, ये वाला। कर रहे हो आप लोग सोल्व? जी मैम। हो गया, हो गया। क्या आंसर आया? -16। -16, ये किसका आंसर आया? -16 तान्या का। एक बार फिर से चेक कीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? ऐसे ही किया है ना ब्लॉक मैट्रिक्स बना के? नो बोल रहा है, ब्लॉक मैट्रिक्स से ही करना है क्योंकि टेक्निक तो वही सीखनी है ना। सब अपना अपना सोल्व करेंगे, चीटिंग नहीं करेगा कोई।
मैम इसको पहले मैम इंटरचेंज करें मैम। आपकी मर्जी, जैसा आप करना चाहें। किसको इंटरचेंज किया है आपने? R1 R2 को? जी मैम। R1 R2 को आपने इंटरचेंज किया तो -1 बाहर आ जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा ये, और ये 0 2 2 और थर्ड वाला 2 2 0। इसके बाद R3 माइनस R1 क्या है? क्या R3 माइनस R1 कर देते हैं, 0 2 2, दिस इज 0, दिस इज 2, दिस इज -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, R3 माइनस R2 कर देते हैं। तो 0 2 0 2, दिस इज 0 2 2, 0 0 -4। अब इसके ब्लॉक्स बना लेते हैं। -2 ही आएगा मैम, -4 नहीं -2 आएगा। -2 क्यों आएगा? R3 माइनस R2, ये तो शोरूम है, ये ठीक कैलकुलेट किया है मैंने। R3 माइनस R2 कर रहे हो ना आप? देखना, 0 -0 0, 2 -2 0, -2 -2 -4। बताए कोई मुझे, क्या मैंने गलत मैम एक बार आप मैम और मैम सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है मैम। हाँ जुबैर बोलो, चेक कर लो एक बार। देखो यहाँ में परफॉर्म किया R3 माइनस R1, तो 2 -2 हो गया 0, 2 -0 इज 2, 0 -2 इज -2। ये ठीक है ना? 16 आ गया। 16 आया है। किसका? इंद्रजीत का या अंकुर का? अंकुर 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 का 16 आया है, तान्या का -16 आया है, और किसी का कुछ और। जुबैर पता चला क्या? सही किया है मैंने, गलत कर दिया है? तो -1 इंटू मैं लिख दूंगी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 0 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ -4। ये हो जाएगा -1 इंटू 4 इंटू -4 विच इज इक्वल टू 16। मेरा भी 16 आ रहा है, मैच हो रहा है हम दोनों का। ताना आपने कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक की है, वो देख लेना। जुबैर कहाँ कंफ्यूजन रह गई? एक्चुअली मैम मैं क्वेश्चन जो आपने पहले दिया था ना मैम, मैंने उसका निकाला। हाँ, जो ब्लैक से लिखा है मैम, दिया था मैंने यही मैम, A = 0 2 2 2 0 2 2 2 0। यही क्वेश्चन है ना, ये इसी को तो हम सोल्व कर रहे हैं। तो मैं आपने तो फिर क्या हुआ? आप मैंने कुछ और कर दिया? जी मैम। क्या कर दिया मैंने? आपने रेड से जो आपने मैट्रिक्स लिखी है ना मैम, रेड से जो मैट्रिक्स लिखी, हाँ स्टार्टिंग में ही, ये वाली कौन सी है? मैंने ये वाली मैंने इसी ब्लैक पे ऑपरेशन लगाया है, R3 में R3 माइनस R2। और फिर से जो मैंने ये रेड से लिखी है, इसमें मैंने फिर से ऑपरेशन लगा दिया है R3 के लिए, R3 माइनस R2। तो ये बन गया। अब मैं इसको भी ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? -4, और इसका डिटर्मिनेंट है -4 विच इज इक्वल टू 16। यहाँ से भी 16 आ रहा है। अलग से सोल्व करें इसको,
आप जैसे कह रहे हो वैसे देखो, मैं ये ब्लैक वाला एज इट इज लिख देती हूँ, 022 202 220, ठीक है। एक बार इसको लिख लेते हैं अलग से। आप ही एक बार बोल दो मेरे को क्या है ये। टू टू जीरो शायद यही है ना मैट्रिक्स ओरिजिनल जो मैंने ब्लैक से लिखी है। हाँ यही है। जी मैम। ठीक है, मैच कर लो। अब आपने कहा था कि R2 और R1 को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, करूँ मैं मैम आया इंटरचेंज? समझ। नो मैम, मैम किया मैंने। आ गया? हो गया? जी मैम, जी मैम। हो गया तो किसी और को समझ ना आया हो तो मेरे को बताओ, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ जी। मैम जब हम ये पार्टीशन बनाते हैं तो उसके बाद ये कंपलसरी होता है ना कि जो पार्टीशन बने वो स्क्वायर मैट्रिक ही बननी चाहिए। डायगोनल पे स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए, डायगोनल पे, डायगोनल पे। नॉन जो ये डायगोनल पे दूसरे बच जरूरी नहीं है जाएंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स बने, बट वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, बट ये कंपलसरी होना चाहिए कि इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे सारी एंट्रीज 0 आनी चाहिए, ठीक है। ओके। किसी को कुछ और डाउट? अभी मैंने प्रैक्टिस के भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं नोट्स में, आप करोगे तो आपको समझ आएगा, फिर इनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे हम। अब मैम कल का लेक्चर आपने नोट्स में डाला है? वहाँ अपडेट ही नहीं हुआ था। नहीं, अब आप डाल दूंगी, मैं नहीं डाला है मैंने कल वाला अभी तक। कल मैं थोड़ा मैम बिजी कल हो का गई नहीं थी। डाला सर। आज डाला, आज दोनों लेक्चर्स के डल जाएंगे। अभी थोड़ा और टेक्निक्स देखते हैं, जैसे अगर आप यूज कर पाओ जिनको जल्दी जल्दी। जैसे अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ऐसी ऐसी कैसी ऐसी, अल्फा 0 0, एक मिनट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। अप टू सोन बीटा 0 0 अप टू नॉट 0, दिस इज अल्फा। मैं थोड़ा सा वही ले लेती हूँ ताकि बनाने में इजी हो जाए। जैसे मैं 5x5 की कोई मैट्रिक्स ले लेती हूँ, ठीक है, लिखने में मेरे को थोड़ा इजी हो जाएगा। वैसे ये n×n पे भी वैलिड होगा रिजल्ट। 5x5 की मैंने कोई मैट्रिक्स ली, अल्फा 0 0 0 1 2 3 4 5 बीटा, ठीक है। 0 अल्फा 0 बीटा 0 0, यहाँ पे मेरा आ जाएगा बीटा, दिस इज अल्फा 0 0 0। मैंने कुछ उल्टा लिखा क्या? यहाँ पे बीटा आएगा, हाँ एक मिनट। 0 0 ये अल्फा प्लस बीटा 1 2 3 4 5, हाँ 5+5 के ले रही हूँ ना मैं, मतलब यहाँ पे मैं अल्फा भी लिखना चाहती हूँ बीटा भी लिखना चाहती हूँ। यहाँ पे तो कुछ इन दोनों को ऐड करके कुछ और नंबर आएगा, तो मैं उसको क्या लिख देती हूँ, कुछ गामा लिख देती हूँ, ठीक है। 0 0, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, आप ये बीटा 0 अल्फा 0 और दिस इज बीटा 0 0 0 अल्फा। ये समझ आया आप सबको मैंने कैसे लिखा है? ये 5x5 की मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। और कैसे है ये कि डायगोनल पे सब अल्फा 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 है और एंटी डायगोनल पे सब क्या है, बीटा बीटा बीटा। और जो ये मैंने गामा लिखा है, दिस गामा इज अल्फा प्लस बीटा। अगर आपके पास इस टाइप की कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस गामा इनटू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रेज टू पावर, अब ये ओड नंबर है तो इसमें से क्या करेंगे, एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला होता है ऐसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का डायरेक्टली। जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए कोई क्वेश्चन लेती हूँ, जो हम अपना तकिया कलाम बन चुका है अब क्वेश्चन, उसी को ले लेते हैं 0 2 0 0, हाँ यही ले लेते हैं। 5 क्रॉस 5 में 1 0 0 0 1 2 3 4 और 5 2 0 0 नोट 0 1 0 1 0 2 0 0 0। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 भी आएगा, यहाँ पे 2 भी आएगा, तो ये होगा 3 0 0। फिर आएगा यहाँ 0 2 0 1 0। क्या समझ आ रहा है सबको मैं कैसे लिख रही हूँ इसको? दिस इज 2 0 0 0 1। ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमारे पास, तो ये कैसी है देखो, डायगोनल्स पे सब ये 1 1 है, ये 1 1 है, और ये क्या है, दिस 3 इज सम ऑफ 2 एंड 3। ये 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है मेरे पास। तो अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, गामा मतलब ये 3 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस अल्फा, हमेशा ये डायगोनल वाला ही होगा, डायगोनल वाले में से ही हम एंटी डायगोनल वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। बीटा क्या है, 2 स्क्वायर इंटू m-1 यानी कि 4/2, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू -3 रेज टू पावर 2, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 27। क्लियर है ये चीज? किसी को कुछ डाउट है इसमें? तो ये आया कैसे, ये हम जब आइगन वैल्यू होंगे उस टाइम पे आपको पता भी चल जाएगा कि ये आया कैसे है, ठीक है। अच्छा, अगर ये इवन है तो क्या आएगा, मतलब मैम अगर 0 की जगह नॉन जीरो वैल्यूज है तो नहीं, तब ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम, तब तो हम कुछ और टेक्निक ही लगाएंगे। ये सिर्फ इसी के लिए है, अगर ऐसा है तो फिर तो एक्सपेंड करेंगे या ऑपरेशन लगाएंगे या ब्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, कुछ भी वैसा। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है ये पर्टिकुलरली इसी टाइप की मैट्रिक्स के लिए बनाया गया है, ताकि, और ये याद रखो मतलब या ना रखो आपकी मर्जी है। अगर आप क्विकली सोल्व करना चाहते हो कि देखते ही मुझे आंसर पता चल जाए तो याद रख लो, अदरवाइज इसको सोल्व करने के भी अलग अलग मेथड है जो हमने पढ़े हैं। इसमें रो ऑपरेशन लगा के इसको हम अपर ट्रायंगुलर में बना सकते हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कोई नेसेसरी नहीं है आप इस चीज को याद रखो, आपको रखना है तो रखो, मेरा काम बताने का है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अब एक इवन ऑर्डर की ओर लेके देखते हैं। मैं 4 क्रॉस 4 की ले रही हूँ, अल्फा 0 0 बीटा 0 अल्फा बीटा 0 0 बीटा अल्फा 0 और बीटा 0 0 अल्फा। अब देखो, अगर इवन ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी ना हमारी कोई भी, तो उसके मतलब सेंटर में कुछ ऐसा हमें आएगा नहीं कि हमें ऐड करके कुछ और बनाना पड़ेगा टर्म, वो सिर्फ ओड ऑर्डर की में ही आएगा, क्योंकि ओड ऑर्डर में जो सेंटर वाली हमारी पोजीशन होगी वो क्या होगी, दोनों के एडिशन से बनेगी, क्योंकि वहां उस पोजीशन पे दोनों आना चाहेंगे, डायगोनल वाला भी और एंटी डायगोनल वाला भी। लेकिन इवन में ऐसा कुछ नहीं है हमारा, तो इवन में कुछ एक्स्ट्रा गामा नहीं है हमारे पास, तो इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर रेज टू पावर n/2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, वही तकिया कलाम, अपना तकिया कलाम समझते हो आप? किसको पता है तकिया कलाम क्या होता है? ये उर्दू का वर्ड है क्या? मुझे पता नहीं। जी भाई, शायरी में यूज होता है शायद। तकिया कलाम मतलब किसी भी चीज को बार बार यूज करना है, क्योंकि ये 0 2 वाला एग्जांपल हम इतनी बार यूज कर चुके हैं, तो इसीलिए ये तकिया कलाम हो गया हमारा। तो ये क्या था, 1 0 0 2
0 2 2 नहीं आएगा, 1 आएगा यहाँ। 0 1 2 0 0 2 1 0 और दिस इज 2 0 0 1। तो इसका डिटर्मिनेंट आप वैसे ऑपरेशन लगा के सोल्व करके भी देख सकते हैं और फॉर्मूले से भी क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर रेज टू पावर, अब ये 4 क्रॉस 4 की है तो 4/2, दिस इज इक्वल टू माइनस 3 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 9। तो ये हमारा 4 क्रॉस 4 वाली का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसमें क्या रह गया, हाँ तो हम इस मेथड से भी इसको सोल्व करके देख सकते हैं। और जो ये मैंने 4 क्रॉस और 5 क्रॉस 5 पे बताया, ये n क्रॉस n पे भी वैलिड है, मतलब अगर n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स है हमारी तो इसलिए बस मैंने छोटे पे बता दिया है, जनरलाइज भी ये वैलिड है। तो हम इसके एलिमेंट्स को देखना एक बार कैसे लिख सकते हैं। पहले इवन वाली के एलिमेंट्स बताओ। अगर मैं इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, क्या है ये, अल्फा बीटा की फॉर्म में बताना मेरे को। अल्फा कौन सी पोजीशन पे है, हर एक पोजीशन पे है अल्फा, ये कौन सी पोजीशन है, ai is equal to alpha। आपने कुछ और बोल दिया जुबैर, मेरे को लग रहा है। अल्फा अगर i इक्वल टू j है, मतलब जो डायगोनल पोजीशन है उनसे अल्फा है। अब नेक्स्ट क्या है, बीटा कहाँ कौन सी पोजीशन पे है, मैंने उस दिन पोजीशन बताई थी ना कौन सी की क्या खास बात होती है। तो जो ये एंटी डायगोनल होती है इनकी जो पोजीशन होती है उनकी क्या खास बात होती है, कौन बताएगा, किसने रिवाइज किया है फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड में बताया था मैंने। ये कौन सी पोजीशन है, A14, ये पोजीशन है A23, ये पोजीशन है A23 और ये है A32 और ये है A41। तो इनका सम क्या आ रहा है 5, यानी कि i प्लस j इज इक्वल टू 1। तो अगर ये है तो अल्फा प्लस बीटा और बाकी सभी पोजीशन पे 0, अदरवाइज 0। तो अगर इस टाइप की हमें कोई मैट्रिक्स मिल रही है और उसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इवन वाली की लिखना चाहूँ सच दैट n इज ओड, एंड ओड होना भी चाहिए यहाँ पे, इवन वाली का अलग हो जाएगा। फिर अगर मैं इवन पे लिखूं, ए हमारी aij टाइप की मैट्रिक्स है n क्रॉस n, सच दैट n इज इवन, और किस टाइप के हैं उसके एलिमेंट, अल्फा है अगर i इज इक्वल टू j है, बीटा है अगर i प्लस j इज इक्वल टू n प्लस 1 है, और अल्फा प्लस बीटा किस पोजीशन पे है, व्हेन d ऑफ n प्लस 1/2 पोजीशन होती है ना, ये क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल की मिडिल वाली पोजीशन को ऐसे डिनोट करते हैं, d ऑफ n प्लस 1/2। हाँ ठीक है, 0 अदरवाइज। कैसे देखो, अगर मैं 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स ले रही हूँ तो ये पोजीशन कहाँ है हमारी, ये पोजीशन कौन सी है हमारी 5 क्रॉस 5 वाली मैट्रिक्स में, गामा वाली, ये है मेरा थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम है। तो अगर मैं यहाँ पे 5 रखूंगी डी की जगह तो d ऑफ 5 प्लस 1/6 यानी कि d ऑफ 3, मतलब i भी 3 है और j भी 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, और इसको थोड़ा और मॉडिफाई करके क्या लिख सकती हूँ, when i is equal to n plus 1/2 and j is equal to n plus 1/2, इस पोजीशन के लिए अल्फा प्लस बीटा है। ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, तो ये हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ये सभी मेथड से हायर ऑर्डर डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए
आई होप आप सब अब अगर हायर ऑर्डर का कोई भी डिटरमिनेंट आता है तो उसको सोल्व करने से घबराएंगे नहीं। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने डाल दिए हैं, वो भी आप ट्राई करके देख लेना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ पे खत्म किया था कल? एडजॉइंट पे खत्म किया था शायद। हाँ, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हमने कल पढ़ी थी। इनवर्स पे एक मेरे को आंसर बताइए। इनवर्स भी पढ़ लिया था हमने। हाँ, इनवर्स की प्रॉपर्टीज खत्म किया था हमने। हाँ, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ और सभी अपना आंसर सोच के रखेंगे, अभी जान जाइए। रिवर्सल लो फॉर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट। मैम क्वेश्चन एक है मैम। क्वेश्चन एक ही है। हाँ, ये जो भी मैं लिख रही हूँ। नो मैम, हमने एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी ना मैम। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है? हाँ जी मैम, तो एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी, क्या ये होल्ड होगा मैम? क्या ये होल्ड होगा? एक मिनट। चलिए, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी। ये होल्ड होगा या नहीं होगा? इसी तरह मैम इनवर्स का भी मैम। ये इनवर्स का भी। हाँ, यानी कि ए प्लस बी होल इनवर्स प्लस बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स होगा कि नहीं? ठीक है जी मैम। हाईलाइट कर देती हूँ। ये दोनों चीजें कल सोच के आएंगे सभी लोग। होमवर्क है ये, होमवर्क। अगर नहीं तो काउंटर लेके आएंगे, और अगर है तो रीजन बताएंगे क्यों है। ठीक है? क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? होमवर्क आ गया है आज का, और इसका आंसर मैं कल दे दूंगी, सुबह ग्रुप में डाल दूंगी इसका आंसर सोल्व करके। अगर वहां से नहीं समझ आए तो फिर एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है? जी मैम। चलिए, हमने क्या रिवर्सल लो फॉर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड फॉर ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पे। ए ऑप्शन है एडजॉइंट, बी ऑप्शन इज इनवर्स, सी ऑप्शन इज ट्रांसपोज, डी ऑप्शन इज conjugate, E option is transpose conjugate। सबसे पहले संजना बताएंगे इसका आंसर। डी कंजुगेट में। बी कॉन्जुगेट? यस मैम। क्या आया आपका आंसर? बी? नो मैम, डी। डी बोला है आपने। ओके, और कोई? अब बताएंगे मुझे इंद्रजीत। इंद्रजीत बताएंगे इंद्रजीत का आंसर। सोच रहे हैं मैम। मैम बी सी ई। मैम रिवर्सल लॉ में मतलब वो ए बी इक्वल्स टू, मतलब कौन सा लॉ है वो रिवर्सल लॉ?
रिवर्सल लो मल्टीप्लिकेशन मैंने कल की क्लास में बताया था, परसों की क्लास में बताया था। तो अभी क्वेश्चन के टाइम पे नहीं बताऊंगी मैं क्या है ये तो आपको आंसर करना मैम पड़ेगा। डी पैट आएगा थोड़ी मैम। आगे ये पूछ सकते हैं, डी आएगा, ट्वेल्व का डी आया है और डी आया बेबी का शायद, और डी आया था संजना का। मैं चाहूंगी कि आप सब लोग एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। अंकुर का आंसर नहीं आया अभी तक। मैम अगर हम दो मैट्रिक्स लेंगे मैम, नहीं आया। सोचिए अगर हम दो मैट्रिक्स लेंगे ए बी, उनका प्रोडक्ट करेंगे मैम ए बी, तो अगर हम इसका एडजॉइंट लेंगे मैम, एडजॉइंट लोगे तो वो मैम एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, क्योंकि इसमें एडजॉइंट में हम कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेते हैं। लेते हैं। तो फिर इससे क्या कंक्लूजन निकला? तो मैम इसमें होल्ड होता है मैम। आप कह रहे होता है, तो फिर आपका क्या आंसर आएगा? कंजुगेट मैम। ओके, लेट्स सी। हादिया नहीं है क्या क्लास में? एक तो तुम लोग No, ma'am. बताते नहीं हो कौन प्रेजेंट है क्लास में। नहीं है? अच्छा, मैम मेरा भी वो डी ही है, मतलब अभी मुझे समझ में आया कि ये क्या बात, मतलब मैंने उल्टा किया था, होल्ड फॉर किया था। बेबी का भी डी हो गया। चलिए अब तो सबका डी हो गया। इंद्रजीत आपका डी नहीं हुआ क्या? हो जाना चाहिए था अब तक तो। हाँ मैम मुझे भी लगता है डी होगा। मुझे लगता है आप क्लासेस नहीं देखते हो और अटेंड भी नहीं करते हो, बीच में भाग जाते हो, है ना? ऐसा ही कुछ है। देखो मैंने क्या कहा था कि जिसमें भी ट्रांसपोज यूज होगा उसी में हमारा क्या होगा, रिवर्सल होल्ड होगा। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो जुबैर ने करवाई दिया है, क्योंकि एडजॉइंट जो होते हैं वो जो हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है, अगर मैं उसको सी बी से डिनोट करूं और सी ए से डिनोट करूं, तो क्या होता है इसमें इनका ट्रांसपोज यूज होता है। तो अगर इसमें ट्रांसपोज यूज होगा तो क्या होगा, इसमें रिवर्सल होल्ड होगा। ठीक है, सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है, अब एडजॉइंट में है यूज हो रहा रिवर्सल हो तो इनवर्स में ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स तो निकालते ही कहते हैं एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करते हैं। ट्रांसपोज में होता है जैसे हमें पता है ए बी का ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज से ओपन होता है। कॉन्जुगेट में अगर हम किसी भी नंबर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो वो कैसे ओपन होता है, ए माइनस आयोटा भी। तो इसमें तो कुछ ट्रांसपोज का यूज भी नहीं हुआ, डायरेक्टली हमें क्या करना होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से चेंज करते हैं, तो इसमें तो कोई रिवर्सल होल्ड नहीं होता। और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट में तो ट्रांसपोज ही आ गया, तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा, इसीलिए इसमें भी क्या होता है, रिवर्सल होल्ड होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, डज नॉट होल्ड, तो हमें क्या बताना है, गलत। जो गलत होगा वही सही होगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। ठीक है ना? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो जिसने भी डी बताया सबसे पहले संजना के लिए क्लैपिंग, क्योंकि संजना ने सबसे क्विक आंसर दिया है। और बेबी ने ट्राई किया है
एक बार बताने के बाद भी तो बेबी के लिए भी क्लैपिंग, मतलब अभी बोल के ही बता सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार ट्रेस देख लेते हैं हम, ट्रेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रेस क्या होता है? मैं सोच रहा था मैम मैं आपको बोलूं ट्रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ाओ। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट है तो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर नहीं होगी तो डायगोनल ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ट्रेस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ट्रेस हमारा क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा, और उसके एलिमेंट्स का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स दे दूं, कुछ भी ABCD DHI, तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस अगर मैं निकालना चाहूँ तो उसको डिनोट करते हैं TR ऑफ A से, विच इज इक्वल टू A प्लस E प्लस I, क्योंकि डायगोनल मेरा यही बन रहा है। ठीक है, तो ये होता है ट्रेस। अब देख लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेस। तो सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी है? अब देखो, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को K से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मान लो कोई भी मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स है हमारी A इज इक्वल टू दिस, तो अगर मैं K से मल्टीप्लाई करूंगी इसको, तो इसका हर एलिमेंट K से मल्टीप्लाई होगा, K, और डायगोनल एलिमेंट्स भी मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर मैं इसका सम करूंगी तो क्या आ जाएगा? KA प्लस KE प्लस KI विच इज इक्वल टू K इंटू A प्लस E प्लस I। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेस ऑफ KA इज इक्वल टू K इंटू ट्रेस ऑफ A। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए कि ट्रेस ऑफ A प्लस B, मतलब A और B कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, उनका ट्रेस क्या होगा? मान लो A यही मैट्रिक्स है मेरी A डैश A वाली, और कोई B मैट्रिक्स में मान लेती हूँ जिसके डायगोनल एलिमेंट्स है मेरे B डैश प्लस E डैश प्लस I डैश। तो मैं जब A और B मैट्रिक्स को ऐड करूंगी तो डायगोनल एलिमेंट में ही ऐड होगा, ये हमें बात पता होती है। तो अगर मैं ट्रेस ऑफ A प्लस B निकालूंगी तो इस पर आ जाएगा ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B के अलग अलग का ट्रेस निकाल के ऐड कर दो, या पहले मैट्रिक्स को ऐड करके फिर ट्रेस निकाल लो, वो क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी ट्रेस की? दैट ट्रेस ऑफ AB किसके इक्वल होना चाहिए? BA, क्योंकि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट्स के साथ ही मल्टीप्लाई होते हैं। सॉरी, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं हमारे किसी भी दो मैट्रिक्स के, तो डायगोनल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट डायगोनल एलिमेंट से करने पे क्या आता है? मतलब A B करें या फिर B A करें, डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कभी भी चेंज नहीं होते। तो अगर हम ट्रेस ऑफ AB निकालें या ट्रेस ऑफ B निकालें, वो क्या आता है? सेम ही आता है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेके, और यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? मान लो कोई भी 4 या 5 मैट्रिक्स या कितनी भी मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो हमें ABCD, तो इनका ट्रेस ऑफ ABCD इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ BCDA इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ CDAB इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ DABC। मतलब अगर हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में क्यों किया? क्योंकि हमें नहीं पता मैट्रिक्स कम्यूट करते हैं या नहीं, तो उस केस में हमारा ट्रेस इक्वल होगा। अब इसको याद कैसे रखना है? तो याद रखने के लिए हम इसमें ड्रॉ करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और जैसे भी इसने ये ट्रेस दिया हुआ है, इन मैट्रिक्स को इसी ऑर्डर में क्या कर लेंगे? इस पे ड्रॉ कर लेंगे। अब किसी भी एक डायरेक्शन से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें ABCD दिया हुआ है, तो A के बाद B है, B के बाद C है और C के बाद
डी है, तो इसको सर्कल पे रोटेट करते रहेंगे। अब कहीं से भी स्टार्ट कर दो आप, बी से स्टार्ट करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ट्रेस ऑफ बी सी डी ए, बी सी डी ए। फिर अगर मैं सी से स्टार्ट करूंगी तो सी डी ए बी, तो मुझे ये मिल जाएगा। और अगर मैं डी से स्टार्ट करूंगी तो बी ए बी सी, तो ये सारे ट्रेस। अब इसमें कितनी भी n नंबर ऑफ मैट्रिक्स अगर दे देंगे हमें, तो वहां पे भी हम इसको इजीली निकाल सकते हैं सिंपल सर्कल के थ्रू करके, ठीक है। लेकिन अगर अब मैंने पोजीशन को चेंज कर दिया, मान लो मैंने ये कर दिया ट्रेस ऑफ ए सी बी डी, तो ये इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में नहीं है, बी के बाद सी आ रहा है ना कि सी के बाद बी। तो अगर हम डायरेक्शन एक बार चेंज करेंगे तो मतलब हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव आता है, तो वो हमारे इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। अगर हम उल्टा जाएंगे डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन आएगा। ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये होगा। आइए चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए सोचिए आप, ये ट्रू है या फॉल्स है जो जुबैर ने क्वेश्चन पूछा मुझसे। मैम फॉल्स है। क्वेश्चन को बताइए ट्रू है फॉल्स है। बेबी का बड़ी फास्ट आंसर आया, बताइए क्यों फॉल्स है। काउंटर एग्जांपल दीजिए कोई। मैम हम ले सकते हैं 2 3 0 2 दो 2x2 मैट्रिक्स ले सकते हैं, 2 3 0 5 और एक 1 1 1 1 ले सकते हैं। 1 तो यहाँ से हाँ। ट्रेस ऑफ ए क्या आया है हमारा, ट्रेस ऑफ ए आया हमारा 7, ट्रेस ऑफ बी आया हमारा 2, तो ट्रेस ऑफ ए इंटू बी क्या आया 14। अब ए बी और निकाल के देख लेते हैं एक बार। ट्रेस ऑफ ए बी, तो उसके लिए मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा अगर मैं सिर्फ डायगोनल, चलिए निकाल ही लेते हैं। ये क्या आ जाएगा 2 + 3 5, दिस इज 2 + 3 5, कहाँ लिख रही हूँ मैं, दिस इज 5 एंड दिस इज ऑल्सो 5, ठीक है। तो अब इसका ट्रेस देखिए क्या आया 10, दिस इज नॉट इक्वल टू 14, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रेस ऑफ AB is not equal to trace of A into trace of B. Clear ये चीज? जी मैम। अभी एक और क्वेश्चन बताइए मुझे। The trace of A थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट equal to trace of A, क्या ये होगा? A का ट्रांसपोज कंजुगेट इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ A, इज ट्रू और फॉल्स? ऐसे तो मैम फॉल्स लग रहा है। जैसे फॉल्स लग रहा है तो कुछ तो लग रहा होगा ना, बताइए काउंटर। जुबैर को फॉल्स, मैम रियल मैट्रिक्स के लिए ट्रू होगा और कॉम्प्लेक्स के लिए फॉल्स होगा। तो मैं अभी इन जनरल बात कर रही हूँ ना, तो हम कॉम्प्लेक्स की ही बात करेंगे अगर मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। हाँ तो मैम फॉल्स होगा। ठीक है। काउंटर मैम A is equal to 1 0 0 1 0 0 0 माइनस आयोटा। तो A, तो इसका मैम A थीटा क्या आएगा यहाँ से, माइनस आयोटा 1 0 0 यही आएगा। नो मैम, प्लस आयोटा। नो मैम, क्या आएगा फिर? 1 0 प्लस 0 आयोटा। अब आयोटा नीचे होगा मैम, लास्ट के कॉर्नर पे।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये आयोटा। तो ए का ट्रेस क्या आएगा, हमारा ट्रेस ऑफ ए हमारा आ गया 1 माइनस आयोटा, एंड ट्रेस ऑफ बी क्या आ गया 1 प्लस आयोटा, और ये दोनों इक्वल नहीं होते, तो ट्रेस ऑफ ए थीटा इज नॉट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। बट वो कंडीशन बताइए जब ये इक्वल हो सकती हैं। रियल क्या हमें पूरी मैट्रिक्स ही रियल ही लेनी पड़ेगी? अगर मैं ये मैट्रिक्स ले लूं 2 4 आयोटा 1, इस केस में देखना एक बार। हाँ मैम, इससे भी होगा, मतलब ट्रू होगा। सिंपली मैम डायगोनल एंट्रीज रियल होनी चाहिए। हाँ, डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, हमारी रियल होनी चाहिए। दिस इज -1 और माइनस आएगा, ऐसा ही आएगा ना। तो अब तो ए और ए थीटा का ट्रेस इक्वल है, तो हमें क्या मिलता है, अगर हमारी मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हैं जो वो रियल हैं, अगर हमारी डायगोनल एंट्रीज बिलोंग्स टू रियल है, तो भी हमारा ए और ए थीटा का जो ट्रेस है वो इक्वल आ सकता है। अब मुझे लगता है टाइम हो गया, क्या मैं थोड़ा और करवा सकती हूँ? पर मुझे लग रहा है लैपटॉप भी हीट हो रहा है अभी से। तो इसकी कुछ एक दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। और इस वीक आपको असाइनमेंट भी मिल जाएगा, कुछ बेसिक से क्वेश्चन जिसमें होंगे बीच में वीक में, तो वो भी आप ट्राई करना। और इसमें आज के सेशन में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। और जुबैर के क्वेश्चन भी सबको ट्राई करके आने हैं, अगर ट्रू है तो रीजन बताना है, अगर फॉल्स है तो काउंटर। ये क्वेश्चन है, दिख रहे हैं क्या सबको? इसको मैं थोड़ा और डार्क कर देती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन है, एडजॉइंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए प्लस एडजॉइंट ऑफ बी होगा या नहीं, और ए प्लस बी का इनवर्स ए इनवर्स प्लस बी का इनवर्स होगा कि नहीं। ठीक है सभी लोग, चलिए बाकी क्लास को यही वाइंड अप करते हैं। आप अभी देखने दीजिए कौन कौन है यहाँ पे प्रेजेंट। आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो सभी क्लास। कृपया अपने एक बच्चा कोई भी अपने दिल पे ना ले, मैं पूरी क्लास की बात कर रही हूँ। जर्नलाइज्ड, समझ रहे हो? अब तो जर्नलाइज का आप काफी अच्छे से समझ चुके होंगे, मतलब काफी है आज तो। दीपांश समझ आया है आपको? जो भी कराया भाग गए, बड़ी जल्दी लगती है जाने की। चलिए आप लोग भी कर सकते हैं लीव, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीक, और बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे।